Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we will start a new chapter, that is inheritance. We will try to define genetics and will explain inheritance in chromosomes, in genes, and Watson and Crick model of DNA and DNA replication and genotypes and its types like homozygous and heterozygous. अगर हम इनहेरिटेंस की हिस्ट्री की बात करें तो ऑब्वियसली लोग शुरू से ही ये ऑब्ज़र्व करते आ रहे हैं कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, आल्दो उनको साइंटिफिक डिटेल्स इससे रिलेटेड नहीं थे, लेकिन वो अक्सर यही वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते थे कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो एग्जैक्टली उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन बाद में ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो जॉर्ज मेंडल के काम से मिल जाता है, और ये जॉर्ज मेंडल ने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जेनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। The study of inheritance is known as genetics. इसी inheritance की study को हम genetics कहते हैं. And what is inheritance? Inheritance means the transmission of characteristics from parents to offsprings. कि कुछ characters जो कि parents से offsprings में आ जाते हैं, इसी को हम inheritance कहते हैं. और genetics biology की ऐसी branch है जिसमें हम इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन कौन से ट्रेड्स किस तरह से एक जनरेशन या पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको हम ट्रेड्स कहते हैं। ट्रेड्स का मतलब है कि यही कैरेक्टरिस्टिक्स विच इंक्लूड हाइट, कलर ऑफ आई, इंटेलिजेंस वगैरह। आपने अक्सर देखा होगा कि हाइट जो है वो कुछ लोगों के अंदर पेरेंट्स से वो ट्रांसफ़र हो जाता है, आइज़ की कलर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है पेरेंट्स से, इंटेलिजेंस ट्रांसफ़र हो जाता है पेरेंट्स से टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। अब पेरेंट्स कैसे ये कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफ़र हो कर देते हैं? They can transfer these characters through gene transmission. ये अपने जीन्स ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसलिए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोज़ोम, क्योंकि एक इंडिविजुअल के अंदर जो क्रोमोज़ोम्स होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस या जो गैमीट फॉर्मेशन होती है, तो एक गैमीट के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम जाते हैं, दूसरे गैमीट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम जाते हैं। तो जब ये दो मेल और फीमेल गैमीट्स वापस कंबाइन हो जाते हैं तो अगेन फुल नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम्स आ जाते हैं। तो इन क्रोमोज़ोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं। क्रोमोज़ोम्स कैरी यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड दे आर नोन एज जीन्स, जिनको हम जीन्स कहते हैं। अब जब क्रोमोज़ोम ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्रोमोज़ोम के ऊपर जीन है तो जीन भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जीन के पास इंफॉर्मेशन है उस ट्रेड के बारे में या उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देता है पेरेंट्स से टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। एंड देन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। अब जो जीन्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ डीएनए। अब जीन के अंदर क्या होता है कि डीएनए होगा ऑब्वियसली। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल से बना हुआ है, और अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है इसके अंदर डीएनए भी होता है और उसके साथ साथ प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, मेनली हिस्टोन प्रोटीन्स। और कौन से प्रोटीन्स होते हैं? स्पेसिफिकली हिस्टोन प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स होते हैं इनके अंदर क्रोमेटिन के अंदर, उनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं, या एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स हैं जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स कहलाते हैं। डीएनए रैप अराउंड हिस्टोन प्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अब जो क्रोमोसोम का बेसिक सब यूनिट है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है कि अगर आप किसी सॉलिड
मटेरियल को या किसी स्टोन के ऊपर अगर आप कोई धागा लपेट लेते हैं तो एग्जैक्टली उसी तरह का स्ट्रक्चर इसका न्यूक्लियोसोम का होता है, जिसमें सेंटर में ये प्रोटीन्स या हिस्टोन के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिसके ऊपर डीएनए राप हुआ हुआ होता है, लिपटा हुआ होता है। यही बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। The chromosomes are made up of nucleosomes या न्यूक्लियोसोम बेसिक यूनिट के तौर पे काम करता है। बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोसोम्स मिलके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है दिस इज वन न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है। इस न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में भी डीएनए मौजूद होती है। दिस इज डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम्स। तो ये न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं कि ये मिलके आपके पास क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब एक इंडिविजुअल के अंदर कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक गैमीट में चले जाते हैं। अगर इन केस ऑफ ह्यूमन अगर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर 46। तो जो गैमीट्स में जाते हैं वो 23 पेयर्स जो है या 23 क्रोमोसोम्स गैमीट्स में जाते हैं। और एक कंप्लीट इंडिविजुअल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो पेयर्स में होते हैं। पेयर्स अगर आप बनाएं 46 के तो ऑब्वियसली 23 पेयर्स बन जाएंगे। तो ये हमेशा एक इंडिविजुअल के अंदर पेयर्स में होते हैं क्रोमोसोम्स, जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिल्कुल सिमिलर क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्स बनाते हैं। 23 पेयर्स की सूरत में ये एक ह्यूमन या एक इंडिविजुअल के अंदर ये मौजूद होते हैं। और ड्यूरिंग मियोसिस फिर ये गैमीट्स जब बनाते हैं तो ये पेयर्स फिर अलग हो जाते हैं। अलग होके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक गैमीट में जाता है, फिर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसी तरह से जो है जो 4 सेल्स आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी स्टडी किया था और oogenesis में भी जो स्टडी किया था, तो उस दौरान मियोसिस का प्रोसेस होता है और हर गैमीट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चले जाते हैं। एंड द क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन अगेन सिंपली जो क्रोमेटिन कॉम्प्लेक्स है वो न्यूक्लियोसोम से कंसिस्ट होता है। एंड व्हाट इज वाटसन एंड क्रीक मॉडल ऑफ डीएनए। आपने सुना होगा कि 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रीक ने डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, तो उससे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी आइडिया मौजूद नहीं था। तो इनके बारे में क्या है कि ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू देम डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन्स। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है दिस इज वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन और ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रेन्स हैं वो दो जो डीएनए का एक मॉलिक्यूल है दैट इज कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन्स। तो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रेन्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल हुए हैं और वो एक डबल हेलिक्स बना रहे हैं। इसको हम कहते हैं डबल हेलिक्स, क्योंकि 2 स्ट्रेन्स को अगर आप फोल्ड करते हैं तो इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन जाती है। यहाँ पे इस डायग्राम में देखें एंड दीज स्ट्रेन्स फॉर्म ए डबल हेलिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए का मॉलिक्यूल डबल हेलिक्स की सूरत में मौजूद होता है, जिसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रेन्स होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स इस एक ही स्ट्रेन में मौजूद हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बाउंड हुआ है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स की एंड टू एंड कनेक्शन है, तो इसलिए इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये पूरा स्ट्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन के अंदर बहुत सारे जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। तो ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो है वो स्ट्रेन बनाते हैं। और बीच में जो है वो फॉस्फेट और शुगर बैकबोन के तौर पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पे फॉस्फेट भी मौजूद हैं और फिर पेंटोज शुगर भी मौजूद हैं। तो ये एक बैकबोन के तौर पे काम कर रहे हैं। और आमने सामने यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद हैं। एक स्ट्रेन का नाइट्रोजनस बेस दूसरे स्ट्रेन के नाइट्रोजनस बेस के साथ
जो है वो ये बॉन्डिंग बना रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस है, दूसरा स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे मौजूद है। तो ये आमने सामने जब दो नाइट्रोजनस बेसिस आ रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। इन दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी, यहाँ पे देखें ये डबल रिंग्ड बेसिस भी हैं, सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस भी है। तो नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। एडनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायमिन आपने सुना होगा, ये 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। सी और जी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होती है। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे देखें आपको ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो जी और सी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, ए और टी के दरमियान डबल बॉन्ड। तो वाटसन एंड क्रीक ने यही एक्सप्लेन किया था कि ये जो है फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट एंड पेंटोस शुगर बैकबोन के तौर पे काम करते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस, एक स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस दूसरे स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, और ये डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनाता है। 2 न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 2 चेन्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड देन डीएनए रेप्लिकेशन। व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? आपने सुना होगा कि रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि एग्जैक्टली एक और कॉपी जब बन जाती है एक मॉलिक्यूल की, जिसको हम रेप्लिकेट कहते हैं या रेप्लिकेशन कहते हैं। तो रेप्लिकेशन भी हमारे बॉडी के अंदर ऑब्वियसली रेप्लिकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि सेल डिवीजन से पहले डीएनए का एक और कॉपी बनता है, तब जाके वो उस नया सेल के लिए डीएनए का और मटेरियल चाहिए होता है। तो ये स्टेप्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। डीएनए डबल हेलिक्स इज अनवुंड एंड देन 2 स्ट्रैंड्स आर सेपरेट। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में जो पहले से कनेक्टेड हैं वो ओपन अप हो जाते हैं। ओपन होने के बाद ये 2 स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट 2 स्ट्रैंड्स हैं वो टेम्पलेट के तौर पे काम करना शुरू कर देते हैं। दिस इज नाउ एक्टिंग एज अ टेम्पलेट। ये एक टेम्पलेट है, ये एक टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट के अंदर जो भी सीक्वेंसेस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली यहाँ पे दूसरा सीक्वेंस आ जाएगा, नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पे जी कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड, ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर जी मौजूद है, जी नाइट्रोजनस बेस मौजूद है, वो आके इधर बाइंड हो जाएगा। इसी तरह से जो है इस टेम्पलेट के अगेंस्ट एक नया टेम्पलेट यहाँ पे बन जाता है। दिस इज न्यू स्ट्रैंड। यहाँ पे एग्जैक्टली दूसरा जो स्ट्रैंड है उसके साथ एक और टेम्पलेट बन जाता है। यहाँ पे जो भी सीक्वेंस मौजूद हैं, ए मौजूद है तो उसके अगेंस्ट टी नाइट्रोजनस बेस का न्यूक्लियोटाइड आके बाइंड हो जाएगा। जी मौजूद है तो सी का, सी मौजूद है तो जी का। इसी तरह से जो है ये जो टेम्पलेट के अंदर जो भी नाइट्रोजनस बेस कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड है उसके अकॉर्डिंगली नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे एड अप हो जाता है, और इसी तरह से नया जो है वो 2 स्ट्रैंड्स जो है वो अलग होके 2 नए मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। बोथ टेम्पलेट स्ट्रैंड्स मेक न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड इन फ्रंट ऑफ देम। उनके आमने सामने नया स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब जो डीएनए है ये एक जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है, किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसका एक ख़ास फंक्शन है। दैट मीन्स कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर किसी भी फंक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है। फंक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद होने का मतलब क्या है कि उसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है किसी प्रोटीन के हवाले से, वही प्रोटीन कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है सेल के अंदर। इंस्ट्रक्शंस फॉर सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। डीएनए के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए। कुछ प्रोटीन्स ऑब्वियसली आपके बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं, आपके सेल्स बना रहे हैं, आपके सेल की स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। कुछ प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम्स के तौर पे काम कर रहे हैं जो डिफरेंट टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं।
तो ये इन सब प्रोटीन्स को कौन बनाता है, किसके इंस्ट्रक्शंस के अंडर ये बनते हैं? डीएनए के इंस्ट्रक्शंस के अंडर बनते हैं। डीएनए जो भी कहेगा या डीएनए के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसी से रिलेटेड आपका प्रोटीन बनेगा। आपके बॉडी के अंदर, आपके सेल्स के अंदर उसी से रिलेटेड प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है और वो फिर स्पेसिफिक फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहा होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डीएनए मेक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म। तो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कैरेक्टर से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, या सेल से रिलेटेड, या ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। तो इसका मतलब यही हुआ कि डायरेक्टली वो सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो प्रोटीन को इनकोड कर रहा है। तो प्रोटीन क्या है? सेल का हिस्सा है। सेल क्या है? ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है। दैट मीन्स कि ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन देता है? हमारा डीएनए प्रोवाइड कर रहा होता है। एंड व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? अब जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन, जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी डीएनए के पास, अब वो इंफॉर्मेशन बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स की सूरत में होती है और यही न्यूक्लियोटाइड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अमाइनो एसिड्स के लिए। अभी हमने बात की कि ये प्रोटीन के बारे में हमें इंस्ट्रक्शंस देता है। तो ये प्रोटीन के बारे में कैसे इंस्ट्रक्शन देता है? डीएनए के अंदर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। वो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है किसी खास प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उससे रिलेटेड। आई एम रिपीटिंग अगेन कि डीएनए के अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है वो एक खास इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक खास प्रोटीन जिसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स की जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन डीएनए ही प्रोवाइड कर रहा होता है। वो डीएनए को पता होता है या डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस हमें यही इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि फ्लां टाइप का प्रोटीन जिसके अंदर फ्लां अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे तो उस तरह का प्रोटीन जो है उसकी सिंथेसिस होगी। अब A specific sequence of DNA nucleotide is copied in the form of messenger RNA. अब डीएनए क्या करेगा? उसके अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है उसकी इंफॉर्मेशन को वो मैसेंजर आरएनए में सबसे पहले कन्वर्ट कर देगा। आफ्टर कन्वर्टिंग जो मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कि अगर डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है या उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कॉपी हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का मतलब ये है कि जिसके पास मैसेज मौजूद है किसी प्रोटीन के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जिसके पास मैसेज मौजूद है, इसको हम मैसेंजर आरएनए कहेंगे। मैसेंजर आरएनए में भी न्यूक्लियोटाइड्स की खास सीक्वेंस मौजूद होगी। ऐसा प्रोसेस जो हमारे बॉडी में हो रहा होता है जिसके दौरान डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स की कन्वर्जन हो जाती है या उसकी कॉपी हो जाती है इनटू मैसेंजर आरएनए, द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहते हैं। And after transcription, this messenger RNA carries the sequence of its nucleotides to ribosomes. ये अपना जो messenger RNA की जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है उसको ले जाके राइबोसोम्स के पास चले जाते हैं। सेल्स के अंदर राइबोसोम्स होते हैं। वहाँ पे जाने के बाद फिर the ribosomes reads this sequence and joins specific amino acids. इस सीक्वेंस को कौन रीड करेगा? राइबोसोम रीड करेगा। रीड करने के बाद जो है कुछ खास अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देता है एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब इसके रिजल्ट में एक खास प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, एक खास प्रोटीन बनेगा और ये जो प्रोटीन है ये खास प्रोटीन का कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन होगा। और डीएनए का वो पार्ट जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन जिसको हम जीन कहते हैं। व्हाट इज जीन? के जो
डीएनए का वो पार्ट जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन होता है फॉर द सिंथेसिस और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज नोन एज जीन। वो छोटा सा हिस्सा डीएनए का जिसके पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं एक प्रोटीन के लिए, उसको हम जीन कहते हैं। अब जो एक क्रोमोसोम के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स मौजूद होते हैं, दैट मीन्स कि जब क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो जाता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, तो वो जीन्स को भी लेकर आता है और वो जीन्स फिर क्या करेंगे, स्पेसिफिक टाइप के इंस्ट्रक्शंस उनमें मौजूद होंगे। उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली वो ट्रेड्स को कंट्रोल करेंगे, वो उस टाइप का प्रोटीन बनाएंगे जो डिफरेंट ट्रेड्स को कंट्रोल करेगा, या कोई एंजाइम होगा तो वो डिफरेंट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हमारे सेल के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है। जिस तरह से क्रोमोसोम्स पेयर्स की सूरत में मौजूद होते हैं, होमोलोगस पेयर्स की सूरत में, तो उसी तरह से ही जो जीन्स होते हैं वो भी पेयर्स की सूरत में मौजूद होते हैं, जिनको हम अलील्स कहते हैं। एंड द लोकेशंस और पोजीशंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स दे आर नोन एज लोसाई। और जिस पोजीशन पे कोई भी जीन क्रोमोसोम के ऊपर जिस पोजीशन पे भी मौजूद होता है उसको हम लोसाई कहते हैं। एंड पेयर्स ऑफ जीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स या सैम्बल्स। आपने अक्सर देखा होगा कि जो जीन्स हैं उनके पेयर्स को हम डिफरेंट सैम्बल से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि कैपिटल ए आपने देखा होगा, कैपिटल ए आपने देखा होगा, स्मॉल ए कैपिटल बी। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये एक्चुअली अलील्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब हर जीन एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करेगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो स्पेसिफिक टाइप के जो जीन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी खास ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए। तो हर इंडिविजुअल के अंदर एटलीस्ट वन पेयर ऑफ जीन एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें अगर हम दोनों लेटर्स की अगर हम बात करें तो कैपिटल ए आपने देखा और कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी कम्बिनेशन पॉसिबल है, कैपिटल बी स्मॉल बी भी कम्बिनेशन पॉसिबल है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो है वो पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं जो कि अलील्स एक दूसरे के साथ अगर कंबाइन हो जाते हैं तो ये इस सूरत में भी ये कम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब एक इंडिविजुअल कैपिटल ए बन सकता है कैसे कि अगर एक पेरेंट से एक जो अलील का एक पेयर कैपिटल आता है, दूसरे पेरेंट से भी कैपिटल आता है, तो वो इंडिविजुअल कैपिटल ए होगा। या एक पेरेंट से कैपिटल ए आता है और दूसरे पेरेंट से स्मॉल ए आता है तो वो इंडिविजुअल कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। तो एक अगर पेरेंट से स्मॉल ए आता है, दूसरे से बी स्मॉल ए आता है, तो वो फिर आपके पास स्मॉल ए होगा। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो है वो पेरेंट्स से जो पेरेंट्स के अंदर जो डिफरेंट अलील्स हैं उनके डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशंस हो सकते हैं, जो कि नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं तो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मतलब कि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो ए भी एक बंदा हो सकता है या कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, ये डिफरेंट अलील्स की वजह से। एंड देन व्हाट इज़ जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स। जो जीन्स की जो स्पेसिफिक कम्बिनेशंस होती है एक इंडिविजुअल के अंदर उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। द स्पेसिफिक कम्बिनेशंस ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप। और जीनोटाइप्स दो किस्म के हैं, एक को हम होमोजाइगस कहते हैं, दूसरा हमारे पास हेट्रोजाइगस है। व्हाट इज होमोजाइगस जीनोटाइप? A genotype in which gene pairs contain two identical alleles। अगर एक ऐसा बंदा है जिसमें दोनों अलील सेम हैं, कैपिटल ए है या स्मॉल ए है, ही इज नोन एज होमोजाइगस। वो उस ट्रेड के लिए होमोजाइगस कहलाता है, या उसकी जीनोटाइप को हम होमोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। And another is the genotype in which gene pair contain two different alleles। एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए आ जाता है तो वो इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस कहलाता है उस ट्रेड के लिए, उस स्पेसिफिक जीन के लिए। हमने कहा कि एक स्पेसिफिक ट्रेड एक स्पेसिफिक जीन कंट्रोल करता है और उस जीन के अंदर पेयर ऑफ जीन्स होते हैं जिनको हम अलील्स कहते हैं, और यही अलील्स
जो है वो नया एक जब ऑफस्प्रिंग बनाते हैं तो ये अलील्स फिर क्या करते हैं कि गैमीट्स, एक गैमीट के अंदर एक अलील जाता है, दूसरे गैमीट के अंदर दूसरा अलील जाता है, तो वो गैमीट्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो अलील्स दोबारा एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास ये इस टाइप की पॉसिबिलिटी है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए की। तो जो दोनों अलील्स अगर डिफरेंट हो तो उनको हम हेट्रोजाइगस कहते हैं, और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप हम इसको कहते हैं। कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने सुना होगा एल्बिनिज्म का, एल्बिनोज आपने सुना होगा। एल्बिनिज्म जिसमें एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नॉर्मल बॉडी पिगमेंट नहीं बनता, तो उनको हम कहते हैं कि एल्बिनिज्म, उन बंदों को हम एल्बिनोस कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ऐसे इंडिविजुअल जो बिल्कुल वाइट से आपको नज़र आते हैं, उनके जो आईब्रोज हैं, हेयर्स हैं, या उनकी दाढ़ी वगैरह है वो बिल्कुल वाइट होती है, तो उनको हम एल्बिनोस कहते हैं। ये एक कंडीशन है जिसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि दिस एल्बिनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय ए जीन, एक स्पेसिफिक जीन इसको कंट्रोल कर रहा है, जिसके अंदर दो अलील्स मौजूद हैं। एक कैपिटल अलील है, एक को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है और दूसरा ये वाला स्मॉल जो ए है उससे रिप्रेजेंट किया है। तो ये दो अलील्स की ऐसे पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं, 3 टाइप के पॉसिबल कम्बिनेशंस यहाँ पे इन अलील्स की बन सकती है। एक होमोजाइगस बन सकता है, दूसरा आपके पास हेट्रोजाइगस बन सकता है। हेट्रोजाइगस में आपको नजर आ रहा है दोनों अलील्स डिफरेंट है और होमोजाइगस में दोनों अलील्स सिमिलर है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन अपीयर होती है कि एक अगर इसको हम डोमिनेंट कहते हैं, ये ए जो है ये डोमिनेंट अलील है। डोमिनेंट का मतलब है कि एक अलील अगर दूसरे अलील को प्रिवेंट करता है उसकी एक्सप्रेशन या उसको छुपाता है तो उसको हम कहते हैं डोमिनेंट, और दूसरा जो है जो एक्सप्रेस नहीं हो सकता है उसको हम कहते हैं रिसेसिव। जो एक्सप्रेस नहीं हो सकता है उसको रिसेसिव कहते हैं। तो स्मॉल जो है इस केस में देखें ए डोमिनेंट है, ये ए कैपिटल वाला जो है ये अलील डोमिनेंट है, ये एक्सप्रेस हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ये दोनों अलील्स रिसेसिव हैं, ये एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं। अब इस हालत में ये स्मॉल ए एक्सप्रेस नहीं होगा, ए कैपिटल ए ये एक्सप्रेस हो सकता है। यहाँ पे ये इसकी एक्सप्रेशन होगी, इसकी भी एक्सप्रेशन होगी, लेकिन ये कैपिटल ए क्या करेगा, इसकी एक्सप्रेशन को ये दबा रहा है इसकी मौजूदगी की वजह से। जबकि इस हालत में ये दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई दबाने वाला या कोई प्रिवेंट करने वाला अलील यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल ए जब होंगे तो ये दोनों एक्सप्रेस हो सकते हैं। अब जो एल्बिनिज्म जो है उसको हम कहते हैं कि दिस इज रिसेसिव ट्रेट, कि जब ये रिसेसिव हालत में होगा, अलील्स जब दोनों स्मॉल ए होंगे तो तब वो बंदा जो है वो एल्बिनो कहलाएगा। दैट मीन्स कि ऐसा इंडिविजुअल जिनके अंदर कैपिटल ए के अलील्स चले गए हैं तो वो नॉर्मल होगा, उसमें एल्बिनिज्म का कोई इशू नहीं होगा, वो बंदा नॉर्मली अपना बॉडी पिगमेंट प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि एल्बिनिज्म में इंडिविजुअल बॉडी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इस कैपिटल ए के केस में बंदा अपना बॉडी पिगमेंट प्रोड्यूस करेगा, और कैपिटल ए स्मॉल ए के केस में भी यहाँ पे डोमिनेंट अलील मौजूद है, इसलिए इसमें भी नॉर्मली जो है वो बंदा अपना बॉडी पिगमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो एल्बिनिज्म का मसला इसमें भी नहीं होगा। जबकि स्मॉल ए अगर किसी इंडिविजुअल में जाता है तो उसके अंदर फिर ये एल्बिनो का इशू होगा, क्योंकि एल्बिनो या एल्बिनिज्म जो है वो एक रिसेसिव ट्रेड है। रिसेसिव ट्रेड होने का मतलब क्या है कि अलील्स जब रिसेसिव हालत में होंगे तो तब वो डिजीज कॉज हो जाती है, या तब जो है वो एल्बिनिज्म का इशू आ जाता है, तो ये बंदा जो है वो एल्बिनो कहलाएगा। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड इज नोन एज फिनोटाइप। जो इंडिविजुअल के अंदर उसकी एक्सप्रेशन जब हो जाती है उसके बाद वो फिर कहलाता है फिनोटाइप। When in heterozygous condition, one allele masks or prevents the expression of other is called dominant allele. Capital A dominant था, क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था
कि रिसेसिव अपने पास अगर होता है तो उसकी एक्सप्रेशन को ये मास्क करता है या प्रिवेंट करता है. एंड द एलील विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड दैट इज नोन एज रिसेसिव. द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ ट्रेड इज नोन एज फिनोटाइप. और जो हमें नज़र आता है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं. कि कोई भी ट्रेड आपको नज़र आता है, एल्बिनो बंदा अगर आपको जो इंडिविजुअल के अंदर एल्बिनिज्म का मसला होता है, वो एल्बिनो के अंदर जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है उसको आप कहेंगे कि फिनोटाइप है. तो कोई भी ट्रेड या कैरेक्टर आपको नज़र आ जाता है, अपीयर हो जाता है, एंड द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस इज नोन एज phenotype. Thank you so much for watching my video.